गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी विल जस्ट वेट फॉर 3 to 4 minutes, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप आई एम ऑडिबल और स्क्रीन भी दिख रही है। ओके, तो निश्चल बच्चे, आप आर्म्ड फोर्सेस वाले स्कूल से हो? निश्चल, नकुल, यस। अच्छा,
तो जो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम एंड क्लास, ये जो एसओएससी वाले हैं वो लिख देना व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपका बना हुआ है। और जैसे आप लोगों को अटेंडेंस देनी है निश्चल वाला स्कूल जो है वो यहाँ पे लिख दो। बाकी व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी लिख देना एसओएससी सेक्टर 23 वाले, यहाँ पे भी लिख दो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख देना अपने। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने सॉल्यूशंस चैप्टर कर लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए थे बहुत सारे, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पहले प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी पहले, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें जेई का एग्जाम देना है। तो जेई का एग्जाम देने के लिए अब पता होना चाहिए कहाँ पे सही टाइम हमें डिवाइड करना है अपना, कहाँ ज्यादा टाइम देना है, कहाँ कम टाइम देना है। तो उसके लिए ये पूरा चार्ट यहाँ पे आपके लिए तैयार है। अब ये नॉट इम्पोर्टेंट जो भी है, ऐसा नहीं है कि इसको हम पढ़ना ही नहीं है, इसको भी पढ़ना है। बस क्या है जो हाईली इम्पोर्टेंट है, जो हाईली इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है एज कम्पेयर टू नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन करना सब कुछ है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। तो जैसे सब टॉपिक्स में देखो गैल्वेनिक सेल, अच्छा ये लास्ट 5 इयर्स का डेटा है। तो यहाँ पे 2019 यहाँ पे टोटल है, ये 2023, ये 22, 21, 20 और ये 19, ऐसे यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है। तो इसको आप देख लेना। इज दिस चैप्टर रिलेटेड टू चैप्टर 1 कॉज रिटन? नो नो बच्चे, दिस इज नॉट रिलेटेड, कंप्लीटली अलग है। वहाँ पे सॉल्यूशंस का कोई भी यूज नहीं होने वाला है। तो देख लो, जैसे पहला सब टॉपिक है गैल्वेनिक सेल। इससे हम देख सकते हैं कि 21 में एक क्वेश्चन आया, 22 में, 23 में 2 क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक 5 साल में। और ये डेटा मतलब सारे पेपर्स का है, जितनी भी शिफ्ट्स होती है ना सबका कंबाइंड है। तो आप देख सकते हो कि इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा थोड़ा बेस भी तैयार होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद सेल पोटेंशियल, हर साल ज्यादा क्वेश्चन, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है सेल पोटेंशियल निकालना, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। फिर है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ से भी टोटल 14 क्वेश्चन, देखो हर साल क्वेश्चन आया ही आया है, तो हाईली इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। फिर कंडक्टेंस वाला पार्ट तो मैं बोलूंगी कि भर भर के पूछता है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और अभी भी 2024 में भी उसने पूछा था। तो कंडक्टेंस हाईली इंपॉर्टेंट। बैटरी और कोरोजन से भी ऑलमोस्ट नहीं आता है, कभी कभी गलती से बस 21, 22, 23 में एक एक बार आ गया। लेकिन वही बात है, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस टाइम कहाँ डिवाइड करना है आपको, अब आपको पता चल जाएगा। कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आसपास कहीं देखते हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का कुछ कनेक्शन बिठा के कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके आसपास, कोई किसी ने देखी है कुछ? कोई एप्लीकेशन बेटा? सोलर सेल, ओके गुड। लिथियम सेल, गुड। तो ठीक है, फिर आप ओवरऑल कह रहे हो सेल्स और बैटरीज में इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और कहाँ देखने को मिलती है? फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल सुना है आपने किसी ने? फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस, जैसे ये हाइड्रोजन का फ्यूल सेल है, तो कॉन्टिन्यूस यहाँ पे H2 देनी पड़ती है, और ये हमें उस टाइम फिर एनर्जी देता रहेगा। तो ये होता है एक फ्यूल सेल, जिसमें कॉन्टिन्यूस आप फ्यूल देते रहो, वो एनर्जी देता रहेगा। और क्या एप्लीकेशन है? मेटलर्जी, मेटलर्जी यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हॉल हेराल्ड प्रोसेस में भी इसका काफी मतलब पूरा ही यूज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और सिर्फ एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में नहीं, और भी काफी मेटल्स हैं जो मेटलर्जी में पड़ते हैं। मेन से तो हट गया है, लेकिन एडवांस में
चाहूंगी आप सब एडवांस के लिए जाएं, और एडवांस में आप मेटलर्जी जब पढ़ोगे तो वहां देखोगे कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ऑक्साइड से मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कराने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। और इलेक्ट्रिक ईल्स पता है आपको, जैसे मूवीज में और कार्टून्स में अगर देखा हो, एप्लीकेशन कोरोजन में, हाँ बेटे उसको लास्ट क्लास में देखेंगे बिल्कुल। इलेक्ट्रिक ईल्स सुनिए, कहीं देखिए। यस मैम। होता है ना जैसे कार्टून, कोई कार्टून करेक्ट, हाँ जी बोलो निखिल। सी एनिमल्स होते हैं मैम जो थ्रेट होता है, थ्रेट फील करने पे इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर नहा रहा होता है ओशन वगैरह में, तो एकदम से आके कोई करंट दे दे उसको, ऐसा कोई अगर आपने एपिसोड देखा हो तो। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे फ्यूल सेल में जैसे कॉन्टिन्यूअसली हाइड्रोजन देके एनर्जी आ रही थी, वैसे ही ये भी अपना पानी से या फिर खाने से फ्यूल लेके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये मतलब एनिमल्स में भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन देखने को मिलती है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म क्या है, फूड क्या लेता है, वो सब बायो का पार्ट आ जाता है। बस मोटा मोटा हमें क्या समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन ईल्स में भी देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, या तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। तो इस बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल्स है जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन जो हो रही है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। क्या थर्मोडायनामिक्स रिकॉल करके आप बता सकते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है? नेगेटिव। नेगेटिव। और बच्चे, और कोई? इलेक्ट्रोकेमिकल को ही डिवाइड कर देते हैं बच्चे, दोनों कंसीडर कर लेते हैं इसमें। नेगेटिव, नेगेटिव, गुड। डेल्टा जी इज नेगेटिव for spontaneous reactions and positive for non-spontaneous। तो गैल्वेनिक में spontaneous reactions से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में। अब एक डिफरेंस और होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आपने अभी के लिए फोकस नहीं करना है। ये जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे पूरा, तब आप वापस आके स्लाइड पे देखना कि एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है, कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव होता है। यहाँ पे एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। इस पॉइंट को हम वापस आके देखेंगे। ऋषि, इलेक्ट्रोकेमिकल में ही दोनों कंसीडर कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल से केमिकल, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अब स्टार्ट करते गैल्वेनिक सेल से। पहला जो है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक को बाद में देखेंगे। गैल्वेनिक सेल में क्या है, एक मतलब ओवरव्यू लेना है हमें अभी के लिए। ओवरव्यू ले रहे हैं तो दो बीकर ली, उसके अंदर सोल्यूशन है, कौन सा देखेंगे। उसके अंदर मेटल की रॉड डिप्ड है, मेटल की रॉड डिप्ड है, और ये कनेक्टेड है वायर से, स्विच से, वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो ये एक कनेक्शन है, और इसको आपस में कनेक्ट कर रहा है एक ब्रिज। आपस में क्या कनेक्ट कर रहा है, एक ब्रिज। तो ये ओवरऑल सेटअप है मेरा, ओवरव्यू एकदम किसका, गैल्वेनिक सेल का। ये मेटल की रॉड है, ये अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप्ड है, और ये एक ब्रिज से कनेक्टेड है, वायर है, यहाँ पे एक स्विच है। स्विच को ऑन कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है।
अब वो क्यों हो रही है, क्या हो रहा होता है, ये सब हमें समझना है। इसमें एक चीज और मेरे को आप लोग रिकॉल करके बताओगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्सीडेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गुड। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक चीज और बताओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद की क्या करता है? खुद का रिडक्शन करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का रिडक्शन और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज और सामने वाले को रिड्यूस, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो रिडॉक्स का पार्ट है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होने वाला है। तो अभी जो हमने सेटअप बनाया है यहाँ पे, इस सेटअप में हो क्या रहा है कि एक बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है और एक बीकर में रिडक्शन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन के साथ जो ये मेटल की रॉड है, इसको बोल रहे हैं एनोड। जिस बीकर में ऑक्सीडेशन हो रही है उसमें जो मेटल की रॉड डिप्ड है उसको बोल रहे हैं एनोड, और दूसरी वाली को कैथोड। ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, एनोड पे, और रिडक्शन किस पे हो रही है, कैथोड पे। ये हो गया एक गैल्वेनिक सेल का ओवरव्यू। अब एक छोटा सा वो है निमोनिक, जिसको बोलते हैं लोन। लोन लेना नहीं है यहाँ पे। लोन से हमें क्या समझना है कि बाय कन्वेंशन लेफ्ट साइड पे हमने वो भी कर लिया है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, एनोड पे हो रही है। और एनोड पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज होके इस मेटल रॉड के ऊपर ऐसे एक नेगेटिव पोलैरिटी जनरेट कर लेते हैं, जिस वजह से, हाँ गुड आयुष, नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से इसको क्या बोल रहे हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस एब्रीविएशन से आप याद कर सकते हो कि लेफ्ट में एनोड रखा हुआ है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, और एन मतलब नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर है। अब एनोड राइट में भी हो सकता था, लेकिन बाय कन्वेंशन हमने उसको लेफ्ट में लेके चला है। यहां तक क्लियर है अभी? यस मैम। ठीक है, ये अभी और क्लियर हो जाएगा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अब डैनियल सेल। डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। डैनियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब इसमें क्या हो रहा है, जिंक की रॉड ली है, यहाँ पे कॉपर की रॉड ली है। यहाँ पे सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, यहाँ पे सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में डिप्ड है। अब इनकी क्या टेंडेंसी है एक दूसरे के साथ, कि जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है, और कॉपर की यहाँ पे, कॉपर 2+ की यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। तो ये टेंडेंसीज किस वजह से आती हैं, ये भी हम फर्दर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस आप यही समझो कि ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की और रिडक्शन हो रही है कॉपर 2+ की। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर रिएक्शंस लिखे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, Zn is going to Zn2+ plus 2 electrons. Similarly, copper 2+ is gaining 2 electrons to form कॉपर। तो हो क्या रहा है, ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है यहाँ से खाली होती जा रही है, और कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है फर्दर इसी रॉड पे। अब अगर रिडॉक्स से आप याद करो, जब दो मेरे पास रिएक्शंस, हाफ रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे विजिबल होते हैं, इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन। तो जब दो हाफ रिएक्शंस को कंबाइन करके एक नेट रिएक्शन लिखनी होती है, तो दोनों का सम कर देते हैं, और दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट वाले राइट पे। तो Zn यहाँ से प्लस कॉपर 2+, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट में Zn2+ प्लस कॉपर। ये आ गई एक नेट रिएक्शन। और इनके अगर फेजेस की बात करें, जिंक यहाँ पे क्या है, सॉलिड में, कॉपर 2+ क्योंकि सोल्यूशन में है तो एक्वस, Zn2+ भी सोल्यूशन एक्वस, और कॉपर क्या है फिर, सॉलिड।
बच्चे टाइम से आया करो थोड़ा क्लास में, 20 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए। तो ये आ गई हमारी एक नेट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, तो इस वाले चेम्बर को क्या बोलेंगे? चेम्बर नहीं, मतलब इलेक्ट्रोड बताओ, इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे इस पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो? एनोड। एनोड। और इस पे रिडक्शन हो रही है तो ये कैथोड। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड हमने डिफाइन कर दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले जिंक से, ये इस वायर के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ पे जाते हैं, और वो कॉपर 2+ आयंस जो कॉपर सल्फेट के साथ प्रेजेंट है, वो कॉपर 2+ आयंस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर को यहाँ पे डिपॉजिट करा देते हैं। तो ये एक बेसिकली पूरा मतलब चल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना। एक और चीज, अब फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन किस चीज की होती है? करंट की। बाय कन्वेंशन यही लेके चलते हैं। तो ये है हमारा ऊपर ऊपर से डेनियल सेल। अब हमारा क्या बच गया इसमें कि ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? सॉल्ट ब्रिज के काम के अलावा बाकी समझ आ गया क्या चल रहा है? यस। ठीक है, समझ आ गया तो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल? सी ऑप्शन। सी आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट गैल्वेनिक सेल? ठीक है, चैट में भी लिख रहे हैं बच्चे, आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो चैट में लिख दो। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, ये है हमारी स्टेटमेंट गलत, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। तो जो बच्चे सी कह रहे थे, गुड। कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ट्रू। एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, ट्रू। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जस्ट हमने देखा एनोड। हाँ हाँ आयुष, ठीक है। एनोड लूज करेगा और कैथोड गेन करेगा। इजी क्वेश्चन, डीपीपी का था एक। अब हम चलते हैं सॉल्ट ब्रिज पे। सॉल्ट ब्रिज क्या है, किस चीज का बनता है, क्या इसके फंक्शंस है, ये सब। तो सॉल्ट ब्रिज पहले तो हम डिस्कस करते हैं किस चीज से बनता है। तो एक चीज होती है अगार अगार। ये एक पाउडरी सब्सटेंस होता है। और क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इसको पानी के साथ बॉईल करके जब ठंडा करो तो एक जेली लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जेल टाइप। जेली खाई है आप लोगों ने? जेली। यस मैम। हाँ, तो उसकी जैसे कंसिस्टेंसी वगैरह होती है, कॉम्पोजिशन सिमिलरली उस टाइप का यहाँ पे हमारे उस टाइप का यहाँ पे हमें ऑब्टेन हो जाता है अगार अगार को ठंडा करने के बाद। अब अगर ये जो सॉल्ट ब्रिज बनाया है हमने, सिर्फ अगार अगार से नहीं बनता है। जब हम उसको गर्म कर रहे होते हैं पानी में, तो हम उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करते हैं। और इस केस में हम एग्जाम्पल लेके चलने वाले हैं केसीएल का। अब केसीएल में ऐसा क्या खास है? अगार अगार पिंक पिंक, बच्चे कलर तो उसका व्हाइटिश होता है, पिंक तो नहीं होता। चलो ठीक है, KCl लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि K+ और Cl- आयंस की जो मूव करने की स्पीड है, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी, मूव करने की स्पीड या फिर मोबिलिटी जो है वो सेम होती है। अब इनके सेम होने से हमें क्या फायदा होगा वो भी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन अभी? इट कंप्लीट्स द सर्किट। इट कंप्लीट्स द सर्किट। कंप्लीट कैसे कर रहा है सर्किट को? क्योंकि जो पूरा सर्किट है यहाँ पे वो इस टाइप से है, कुछ ऐसा। ये बनता है एक पूरा क्लोज्ड लूप। अब होता है सर्किट पूरा क्लोज्ड। वरना जैसे फिजिक्स में जो सर्किट बनाते हो, उसमें स्विच खोल दो जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्प्लीट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सॉल्ट ब्रिज के बिना हमारा सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट रहता है। एकदम से तो करंट फ्लो होगा, लेकिन जस्ट उसी टाइम वो रुक जाएगा अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो। पोटेंशियल बिल्कुल जीरो पे ड्रॉप कर जाएगा अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो।
तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या है, दैट इट कंप्लीट्स द सर्किट. दूसरा फंक्शन, दैट इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी. आई होप आप भी साथ के साथ नोट कर रहे होंगे इस चीज को. इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी. अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कैसे, एनोडिक जो साइड थी उसमें क्या हो रहा था, Zn से Zn2+ बन रहा था. सिमिलरली राइट में क्या था, कॉपर 2+ गेन करके कॉपर बना रहा था. अब कॉपर 2+ के साथ सल्फेट आयंस भी थे. तो इवेंचुअली क्या होगा, एक टाइम के बाद बहुत सारे Zn2+, बहुत सारे सल्फेट यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे. अब है क्या ये, Zn2+ के पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव हो गया. अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा इस साइड पे, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना पसंद करेंगे. अब नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का मतलब वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, न्यूट्रल कर देना. जैसे एसिड और बेस न्यूट्रल कर देते हैं आपस में, वैसे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो है न्यूट्रल कर देगा. कैसे, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव डेवलप हो गया, सॉरी, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव डेवलप हो गया, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है हमारे पास, K+ और Cl-. तो K+ जल्दी से आके यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, पॉजिटिव लाएगा अपना और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज Cl- का इस साइड आके इस Zn को न्यूट्रलाइज करेगा, जो कि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे. अब हमें इस बात का क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये रिएक्ट तो कर रहे हैं आपस में, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन में ही है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं कर रहे. प्रेसिपिटेट करके अगर वो बैठ जाएगा, तब तो सारी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही खत्म होने लग जाएगी. तो उसको बिठाना नहीं है प्रेसिपिटेट करके, उसे हमें सॉल्यूबल फॉर्म में ही रखना है. तो ये KCl जो Zn2+ और SO4 2- के साथ रिएक्ट करके K2SO4 ZnCl2 जो बना रहे हैं, ये सॉल्यूशन में ही है, बैठेंगे नहीं प्रेसिपिटेट बन के. तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये कॉन्टिन्यूसली टूटते भी रहेंगे, और इनकी जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी हो जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपस में न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगी. क्योंकि अगर एक साइड पे बहुत नेगेटिव हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा नहीं, और एक साइड पे बहुत पॉजिटिव हो गया तो ये Zn जो है वो Zn2+ अब बनाएगा नहीं. तो दिस इज हाउ salt bridge maintains the electroneutrality. Third function for salt bridge is that it minimizes liquid junction potential. इट मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. इस पॉइंट को अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, जस्ट इसके नेक्स्ट में. उससे पहले मैं एक पॉइंट और बता दूं, ये प्रेसिपिटेट से रिलेटेड, कि जैसे प्रेसिपिटेट हमें नहीं बनाना, तो जो KCl है उसको हम यूज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी यूज्ड, अगर हमारे पास सॉल्यूशन में सिल्वर+ या Hg2+ या थैलियम या फिर लेड हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, KCl जो है हम इन आयंस के साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो Cl- आयन है यहाँ पे, ये इनके साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेगा, प्रेसिपिटेट बना के बैठ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. तो KCl हम इन आयंस के साथ यूज नहीं करेंगे. इस स्लाइड पे जो लिखा है वो समझ आ गया, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल छोड़ के. ओके, अब समझते हैं कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कैसे मिनिमाइज करता है. तो अभी तक हमने देखा कि हमने इसको ऐसे अलग अलग बीकर्स में लिया था. अब क्या हो अगर हम इसको ऐसे सेम बीकर में लें. यहाँ पे क्या है, जैसे Zn सल्फेट का ये सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, येलो कलर का, ये जिंक की रॉड डिप्ड है. उसके बाहर ये ये जो है ये एक मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन, और उसके भी बाहर क्या है, ये ब्लू कलर का हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, जिसके अंदर एक कॉपर की रॉड डिप्ड है. तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक ही बीकर में दोनों सॉल्यूशंस भी हैं और दोनों रॉड भी हैं. तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये एक ही बीकर है, इसके अंदर ये मेम्ब्रेन है, ये जिंक की रॉड है, ये कॉपर की रॉड है, और ये जिंक सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, और बाहर ये वायर वगैरह से और जो भी है वोल्ट मीटर उस सब से कनेक्टेड है. तो होगा क्या, एक टाइम के बाद, जैसे हमने बोला कि जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, Zn2+ बनता जाएगा,
यहाँ पे क्या होगा, SO4 2 माइनस बनता जाएगा। तो इस केस में हमारे पास कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, तो होगा क्या, एक टाइम के बाद यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की क्या टेंडेंसी रहेगी, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये ऐसे एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, इधर से ट्रैवल करके सब इधर और इधर से ट्रैवल करके सब इधर, और इनकी जो स्पीड होगी मूव करने की वो डिफरेंट रहेगी एक दूसरे से। KCl की जैसे हमने सेम ली थी, यहाँ पे डिफरेंट रहती है ऑलमोस्ट इन एवरी केस। तो ये डिफरेंस की वजह से क्या होता है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव के इकट्ठे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जो पीछे हम सेल बना रहे थे और जो भी उसका वोल्टेज मेजर कर रहे थे, उसमें हम क्या मेजर करना चाहते थे, सिर्फ इस मेटल और इलेक्ट्रोलाइट से जो पोटेंशियल आ रहा है वो, मतलब जो हम पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे थे वो उसका रिडक्शन का, जो भी कॉपर 2+ का रिडक्शन प्लस जो भी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, वो सिर्फ इतना मेजर करना चाह रहे थे। लेकिन अगर हम इन्हें सेम चेम्बर में ले लेते तो यहाँ पे जो ये जंक्शन बन गया, जैसे रेलवे स्टेशन का नाम होता है किसी किसी का जंक्शन, सिमिलरली यहाँ पे जो जंक्शन बन गया पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ के मिल रहे हैं, उससे एक पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो गया जिसको बोल रहे हैं ELJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, ये हमारा इस वैल्यू में एरर ला देगा, इस वैल्यू में एरर ला देगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये मेजर करना था, ये हमें चाहिए ही नहीं था। तो अगर हम दोनों अलग अलग बीकर्स में रखें, दोनों अलग अलग बीकर्स में रखें और उन्हें सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दें, तो ये जो हमारी क्वांटिटी है ये एलिमिनेट हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे हैं मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल समझ आ गया? Okay. अब एक चीज है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल, क्योंकि हम बार बार ये नहीं लिख सकते जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। तो उसको शॉर्ट में लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरीका है ABC। A is for anode, B is for bridge and C is for cathode। लेफ्ट साइड में हम एनोड लिखेंगे, बीच में हम ब्रिज लिखेंगे और राइट साइड में कैथोड लिखेंगे। ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे दो वर्टिकल लाइन से। तो एनोड पे क्या था मेरे पास, जिंक, और Zn2+ पे वो जा रहा था, तो इसको कैसे लिखेंगे, Zn2+ में वो जा रहा था। अब बीच में ब्रिज, कैथोड पे क्या हो रहा था, कॉपर 2+, इसमें जा रहा था कॉपर में। अब क्योंकि जिंक जो था वो सॉलिड फॉर्म में था, Zn2+ एक्वस में था, कॉपर 2+ एक्वस में था, कॉपर यहाँ पे सॉलिड में था। तो जब ऐसे फेजेस अलग अलग हो, कोई सॉलिड में हो, कोई एक्वस में हो, या कोई गैस में हो, कोई लिक्विड में हो, ऐसे, तो उनको सेपरेट करते हैं इस वर्टिकल लाइन से। और अगर इनके फेजेस सेम होते तो एक कॉमा से, कॉमा यूज होता है जब सेम फेजेस हो, और ये वर्टिकल वर्टिकल लाइन यूज होती है जब डिफरेंट फेजेस हो। तो ऐसे हम एक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटेशन हमने देखी डैनियल सेल की, जिसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो कहीं पे आपको अब ये लिखा हुआ मिले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये डैनियल सेल की बात हो रही है। रिप्रेजेंटेशन आ गई? आ गई तो फिर ये क्वेश्चन बताएंगे सब। फॉर द सेल रिएक्शन करेक्ट IUPAC सेल नोटेशन इज, ए आ गया 3 बच्चों का, और किसी का कोई और ऑप्शन आ रहा है क्या?
गुड बच्चों, जो ये आंसर कर रहे हैं, गुड। ट्राई सबको करना है, आंसर सही है या गलत है ये बाद की बात है, पहले आपका एम होना चाहिए ट्राई करना। तो हमने क्या बोला था, ए बी सी से हमें रिप्रेजेंट करना है, लेफ्ट साइड में एनोड रखना है। एनोड यहाँ पे कौन सा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, H2 की, H2 से H प्लस जाने की, इसलिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि H2 से H प्लस जा रहा है। और किसी ऑप्शन में देख सकते हैं क्या, यहाँ पे राइट साइड में लिख दिया गलत है, यहाँ पे भी राइट साइड में लिख दिया गलत है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा तो है लेकिन रिडक्शन करा दिया, रिडक्शन नहीं हो रही है। तो पहली चीज से ही हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं, Ag प्लस से Ag जा रहा है तो Ag की रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, तो Ag प्लस से Ag यहाँ पे कैथोड साइड पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ये प्लैटिनम का क्या रोल है, ये हम पढ़ेंगे जब हम इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। अभी के लिए रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने सही बताई है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। KCl can be used in salt bridge as electrolyte in which of the following cells? KCl को किस में यूज कर सकते हैं? दो लोगों का सी आ गया, और बताओ। गुड। KCl हमने क्या बोला था, किसके साथ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे सिल्वर होगा या मरकरी होगा, हैलियम या फिर लेड, इनके साथ हम KCl यूज नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं किसमें, यहाँ पे Ag है तो नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे लेड है तो नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे कोई भी नहीं है इनमें से तो यूज कर लेंगे, और यहाँ पे लेड आ गया तो यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो रॉड डिप्ड थी और जो बाहर उसके सॉल्यूशन था, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, फॉर एग्जांपल एनोड पे क्या था, नेगेटिव था, तो बाहर इसके थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी सॉल्यूशन में। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसको बोल रहे हैं उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले, जब हम इस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले, टेम्परेचर 298 केल्विन ले, और अगर कोई गैस प्रेजेंट हो तो उसका प्रेशर 1 बार ले, तो इन कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी ने हैंड रेज किया था? ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैंने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाली स्लाइड में से तीन चीजों का सम लिखा था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करनी है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। तो हम अब डिटेल में देख लेते हैं। ओके, डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, एक बार रिएक्शन बताओ, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन डैनियल सेल में, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन डैनियल सेल में। डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, Zn2 Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, गुड।
Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन की कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कह रहे हैं? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जैसे इस केस में क्या है कि Zn से Zn2 प्लस जाने की कितनी टेंडेंसी है, जिंक की कितनी टेंडेंसी है कि वो जिंक 2 प्लस में चला जाए, वो है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितना उसका मन है कि वो चला जाए। और उसका मन किस पे डिपेंड करेगा? सामने वाले पे। कैसे करेगा वो हम देखेंगे अभी। उससे पहले रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, कि वो खुद कितनी टेंडेंसी रखता है कि कॉपर 2 प्लस जो है वो कॉपर में चला जाए रिड्यूस होके। अब आयुपैक ने क्या बोला है कि जितने भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेके चलेंगे, कहीं पे अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा है तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। आयुपैक ने क्या बोला है, अगर कहीं पे स्टैंडर्ड लिखा है तो हम हमेशा उसके रिडक्शन की बात करेंगे। सपोज किसी ने बोला कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो क्या बोल रहा होगा वो? इसकी जो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी Zn2 प्लस से Zn जाने का, मतलब Zn2 प्लस की रिडक्शन की कितनी टेंडेंसी है उसकी बात करेंगे। तो हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे जब भी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। -0.76 वैल्यूज याद है आपको? चलो ओके। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो आपस में तो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, बस क्या डिफरेंस होता है? साइन में। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव होगा, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव है तो रिडक्शन नेगेटिव होगा। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहने वाला है। तो अगर कहीं पे लिखा है ई नॉट, मैंने यहाँ पे बताया नहीं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई नॉट से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं पे ई नॉट दो चीजों का दिया है, एक्स का दिया है और वाई का दिया है, और एक्स का मैं बता रही हूँ आपको कि एक्स का ज्यादा है वाई से, तो रिड्यूस कौन होगा सोल्यूशन में? रिड्यूस कौन होगा? अगर एक्स का ई नॉट ज्यादा है तो रिड्यूस कौन होगा? एक्स, क्योंकि एक्स क्या बोला है हमने? रिडक्शन पोटेंशियल, और ई नॉट भी क्या बोला है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड उसकी ज्यादा होगी, तो रिडक्शन उसी की होगी। Try this question. The equation representing the process by which standard reduction potential of zinc can be defined. जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल किस इक्वेशन से डिफाइन हो सकता है? सारे ऑप्शंस ढंग से देखो पहले बच्चे, जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हो। ए वाले, बी भी गलत है बच्चे, देखो ध्यान से सारे ऑप्शंस, ए बी सी डी सारे ही लगा दिए। यस, डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले वाले में Zn2 प्लस सॉलिड में लिया हुआ है, लेकिन अभी हमने जस्ट पीछे देखा Zn2 प्लस किस में था? इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट में एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, और एक्वस सिर्फ इसी ऑप्शन में दे रखा है। तो Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऐसे ही आपको जेई में अपने माइनस नहीं कराने हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखने हैं सारे। ये PYQ है 2019 मेंस का। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। ये गामा नहीं है, ये ई नॉट ही है। ई नॉट दिए हुए हैं सबके। रिड्यूसिंग पावर बतानी है मेटल्स का, ऑर्डर मतलब अरेंज करो। डी आया कुछ बच्चों को? शानुप्रिया का बी आया, निशा का बी आया।
और बच्चे सोचो। सबका हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स बताना है। रिड्यूसिंग पावर बताना है, ई नॉट दे रखा है। अगर ई नॉट ज्यादा होगा तो खुद रिड्यूस होगा, ई नॉट ज्यादा होगा तो खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा तो मतलब क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका ई नॉट कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, जिसका ई नॉट कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका ई नॉट ज्यादा होगा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि खुद रिड्यूस होगा। अब रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स बताना है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है कि वो कितनी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है, कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो अगर ई नॉट कम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट्स ज्यादा अच्छे होंगे। अब क्या ऑर्डर हो जाएगा, ई नॉट सबसे कम किसका है, -2.87, कैल्शियम 2+ का। तो ई नॉट कम तो ये सबसे अच्छा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। कैल्शियम 2+ ज्यादा इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है। उसके बाद क्या आएगा, मैग्नीशियम, उसके बाद Zn -0.76, उसके बाद -0.25। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। मोहित बच्चे 10 मिनट की क्लास रह गई है, अब आयो। ई नॉट ज्यादा तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ई नॉट कम तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स का मतलब क्या था, कितने अच्छे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इस लाइन को एक और लैंग्वेज में बताती हूँ, अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसकी रिडक्शन की बात हो रही है, उसके रिड्यूस करने की बात हो रही है, अगर इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो तभी ऑप्शंस ऐसे उल्टे सीधे दिए हैं। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल्स लिखा है। अब मेटल्स है यहाँ पे, ये सब देख रहे हो, मतलब ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में नहीं लिखे हुए, ये अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीडाइज होंगे। अगर ये ऐसे देता Zn2+, Ni2+, ये सब देता सारे ऑप्शंस में, तब आप ये समझ सकते थे कि ये कितना रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो यहाँ पे चेंज भी कर देता, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड भी कर देता। तो इस चीज से भी आप देख सकते थे कि यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। सबके सब रिड्यूस्ड फॉर्म में दे रखे हैं, इनके ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। ठीक है, समझ आ गया ये क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के मेंस में। समझ आ गया, थम्स अप दे दो, वरना डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब किसी सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। जो हमने ये 2 बीकर्स लिए थे यहाँ पे, इस एक को कहते हैं हाफ सेल। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 हाफ सेल हैं। तो इनको मिला के दोनों को जो सेल बन रहा है कंप्लीट, उसको बोल रहे हैं पूरा का पूरा सेल। तो उस सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या होता है वो, तो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का तो हमने पीछे देखा नहीं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का। तो सेल का क्या हो जाएगा, जिसको ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है ये। तो उस सेल का ई नॉट क्या होगा, क्योंकि हमें दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और ई नॉट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, जो कैथोड पे होता है। तो कैथोड में से एनोड का सब्ट्रैक्शन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस फॉर्मूला से निकालते हैं हम किसी सेल का पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्योंकि ई नॉट का जो है वो पोटेंशियल ज्यादा रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रखता है, इसलिए उसको इस साइड रखा है। अब ई सेल है एक, और एक ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल आपको समझ आ गया, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। अभी ई सेल क्या है, ई सेल द मैक्सिमम पोटेंशियल, E cell is the maximum potential that a cell can generate. Maximum potential that a cell can generate. अब जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे हम,
कार्नोट साइकिल या हीट इंजन की हम 100% कन्वर्जन नहीं कर पा रहे थे हीट से एनर्जी का, अगर थर्मोडायनेमिक्स आप रिकॉल करो। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 100% केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं अचीव कर पाते हैं। क्यों? वायर लगाई है, वायर का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो भी ओवरकम करना होगा। तो ये सारी चीजें की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल दैट अ सेल कैन जनरेट इज गोइंग टू बी लेस देन ई नॉट सेल, जो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे उससे कहीं ना कहीं कम ही आता है। तो इसको जो है डिपेंडेंस इसकी किस पे होती है? टेम्परेचर पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, और अगर कोई गैस है तो उसके प्रेशर पे भी। ई सेल को कैसे निकालते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का फोकस हम सिर्फ ई नॉट सेल पे रखने वाले हैं। तो ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एक और चीज, ये जो ई नॉट सेल है वो इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? थर्मोडायनामिक्स से रिकॉल करो, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। डज नॉट डिपेंड ऑन मास, मास इंडिपेंडेंट। गुड। मास पे या अमाउंट पे वो डिपेंड ना करे, दैट इज इंटेंसिव, डिपेंड ना करे। और ई सेल जो है वो एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि हमने देख लिया इस सब पे वो कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है। अब ई नॉट सेल क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि हमने उसमें सब कुछ डिफाइन कर ही दिया, एक मोलर बता दिया हमने, टेम्परेचर डिफाइन कर दिया, प्रेशर डिफाइन कर दिया, तो ये सब डिफाइन कर ही दिया है। तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? अब अगर हम ये चेंज कर ही देंगे तो वो ई सेल बन जाएगा और ना कि ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल जो है वो एक्सटेंड इंटेंसिव है, किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करने वाला है, सिर्फ ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड। अब ये क्वेश्चन बताओ, ई नॉट F2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2.8 वोल्ट है और ई नॉट इस रिएक्शन का बताना है। सेम ही तो रिएक्शन है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जतिन का बी आया और आयुषी का बी आया। शानुप्रिया ए। ठीक है। ई नॉट सेल क्या था? इंटेंसिव था, किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं करने वाला है, मास पे भी नहीं, अमाउंट पे भी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स पे भी नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पे यहाँ पे क्या है, बस इलेक्ट्रॉन्स हाफ कर दिए हैं पूरी, मतलब F माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ कर दी है, F2 का प्रेशर भी यहाँ पे हाफ हो ही गया होगा अगर रिएक्शन से जाए इसको देख के। तो सब कुछ बस यहाँ पे हाफ कर दिया है, हाफ पे इस पे डिपेंड वो नहीं करेगा, ऑप्शन आ जाएगा सिर्फ 2.8। सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज इसमें नहीं किया है, बस इलेक्ट्रॉन्स आधे कर दिए। तो किसी चीज पे ई नॉट जो है वो डिपेंड नहीं करने वाला है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स 4 टाइम्स कर दो, 5 टाइम्स कर दो, तो ई नॉट जो है वो सेम ही रहेगा। इसलिए ये मिस्टेक हो रही थी बी ऑप्शन वाले। तो यहाँ पे आपको ई नॉट सेल समझ आ गया। अब जो ये ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकालते हैं, इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? ये जो ई नॉट है ये रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों के, चाहे कैथोड पे हो चाहे एनोड पे हो, दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स का डिफरेंस करना है हमें। किसी ऑक्सीडेशन का मत ले लेना गलती से, या तो दोनों ऑक्सीडेशन होते हैं या तो दोनों रिडक्शन होते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हम क्या लेके चलते हैं? दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऐड करते हैं तो दो रिएक्शंस का तो डिपेंड करता है, डिपेंड कर रहा है कि कौन सी रिएक्शंस पे ऐड कर रहे हैं। यहाँ तो रिएक्शन तो एक ही है, F2 से F माइनस, सेम ही तो रिएक्शन है, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन चेंज ही नहीं हुई है।
ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर प्लस से सिल्वर का दे रखा है, SN2 प्लस SN का दे रखा है, EMF ऑफ द सेल बताना है। यहाँ पे देखो 1 मोलर इन्होंने डिफाइन कर दिया है, पर क्योंकि हमें सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशंस दी हैं तो हम क्या मान के चलेंगे कि इसने ई नॉट सेल पूछा हुआ है। ई नॉट सेल बताओ। और बच्चे एक सी आया है, बाकी सबका डी आया। ठीक है, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे इन्होंने सेल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है, तो इससे हम बता सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी, किसकी रिडक्शन हो रही होगी। ऑक्सीडेशन देख सकते हैं टिन की हो रही है और रिडक्शन सिल्वर की हो रही है। तो ई नॉट सेल क्या था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कौन जाएगा, Ag+2 Ag, और Ag+2 Ag का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है माइनस पॉइंट, सॉरी 0.80 वोल्ट। तो 0.8 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दे रखा है, -0.14। यहाँ पे -0.14 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा। क्या गलत कर दिया मैंने सम में, अच्छा 4 यहाँ पे 9.94। कितने लोगों का आ रहा था ये, 4 लोगों का। अंशिका समझ आ गया आपको क्या गलत कर रहे थे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0.94 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमें सेल रिप्रेजेंटेशन भी दी थी, तो इससे हमने इजीली बता दिया कौन एनोड पे है कौन कैथोड पे है। अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन ना दी होती तो हम कैसे बताते, जिसका ई नॉट ज्यादा होता उसको हम किस पे रखते, कैथोड पे, और जिसका ई नॉट कम होता उसको रखते एनोड पे, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स आर गिवन बिलो, EMF of the cell formed by combining the two half cells. B. ओके, सबका सही आ रहा है आज। ठीक है, तो EMF of the cell formed by combining two half cells, E cell, E naught cell, E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। कैथोड पे किसको रखेंगे, जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो -0.25 और -0.77 में से ज्यादा किसका है, निकल 2+ वाले का। तो -0.25 माइनस -0.77, तो कितना आ रहा है आपका, 52 प्लस 5.52। गुड। Standard reduction potentials for the following half cells are given. Which is the strongest reducing agent? Strongest reducing agent. चार लोगों का ए, एक का डी। और सोचो। सारे ऑप्शंस देख के आंसर करना है बच्चे। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ई नॉट सबसे कम होगा। ई नॉट सबसे कम तो उसकी खुद की टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड सबसे कम, और सामने वाले को वो रिड्यूस करेगा।
तो जिसका ई नॉट सबसे कम, तो यहाँ पे ई नॉट हमें सबसे कम किसका दिख रहा है, Zn2+ का। तो Zn2+ मतलब जिंक का है, जो बच्चों ने मार्क किया है उन्होंने ये पॉइंट मिस कर दिया कि यहाँ पे 0.770 भी दिया है और ऑप्शंस में Fe2+ भी दिया है, ऑप्शंस में Fe2+ भी दिया है। तो Fe2+ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका जस्ट उल्टा -0.77, और इन दोनों में से ज्यादा किसका हो जाएगा, -0.77 का। तो Fe2+ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑप्शन डी जिसने दिया था आयुषी, वो करेक्ट है। समझ आ गया सबको जो ए बता रहे थे? सारे ऑप्शंस यहाँ पे कंसीडर करने हैं, उसके बाद आंसर देना है। यस और नो? ठीक है, एक ये क्वेश्चन और बता दो जल्दी से, फिर क्लास ओवर करते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज। गुड। सी वेलोसिटीज ऑफ K+ एंड NO3- आर नियरली द सेम। जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में यूज होता है, जैसे कि KNO3 या KCl, वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनकी दोनों की कैटायन एंड आयन की वेलोसिटी या फिर मोबिलिटी या फिर स्पीड सबकी सेम होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, कि जो ई नॉट की वैल्यूज ये आ रही हैं, ये कैसे आई, कहाँ से आई, ये सब स्टडी करेंगे। तो आज के लिए आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसकी एप्लीकेशन आगे भी करेंगे जब ई सेल फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप रुक सकते हो, वरना आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। आप लीव कर सकते हो अगर कोई डाउट नहीं है। बाय बच्चे।